आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली के सामने हैं और मैं चूँकि यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि धरातल की बातों तो करने के लिए, खास करके चुनाव की बातों करने के लिए यहाँ आना जरूरी होता है। भारत में चुनाव हो और ये चुनाव का मक्का मदीना है। नमस्कार, मैं भुजंग भूषण आपके सामने न्यूज़ अलर्ट में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए घोषणा की चुनाव के लिए। सबसे अहम राज्य है उसमें वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में दीदी की दादागिरी वाली जागीर है वर्सेज एक दूसरी तरफ पूरे राष्ट्र का जो समीकरण है वो है दादागिरी, और दूसरी तरफ मोदी जी का मोदी पाड़ा अभियान भी चल रहा है वेस्ट बंगाल में। ये क्या है अभियान? 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने मिशन 272 लॉन्च किया था और जिसके तहत लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए थे और फिर 19 में उसी का फायदा उन्हें मिला और उन्होंने 18 सीटों पर जीत दर्ज की लोकसभा में। इसे देखते हुए मोदी जी ने एक बार फिर से भाजपा के लोगों को इसमें भेजा है, जिसमें मोदी पाड़ा नाम से अभियान चलाया गया है। और इस अभियान में देश के दिग्गज अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, नड्डा जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तमाम लोग लगे हुए हैं। और इस अभियान के तहत कहा जा रहा है कि 50,000 से ज़्यादा युवक जो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं हैं, किसी भी विचारधारा से जुड़े नहीं हैं, वो लोग इसमें शामिल हुए हैं। यानी कह लीजिए कि पॉलिटिकल बैचलर्स जो हैं उनको शामिल किया गया है इसमें। अब हम चलते हैं कि इन तमाम विचारों से प्रभावित होने के बाद ये जो युवा हैं ये मोदी के लिए काम करेंगे, भाजपा के लिए काम करेंगे। चुनाव के घोषणा के पूर्व से ही बंगाल में राजनीतिक, यूँ कह लें पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामा का आगाज़ हो चुका था। आरोप प्रत्यारोप, पॉलिटिकल मर्डर्स होने शुरू हो गए, नक्सलवाद की बातें होने लगी, अर्धसैनिक बलों के डिप्लॉयमेशन को लेकर के बातें होने लगी, दंगा फसाद। तो इन चीज़ों को लेकर के ममता काफ़ी सख्त हो गई। ममता दीदी जो हैं, पूरे प्रधानमंत्री भी हमारे देश को कहते हैं कि वो दीदी हैं, तो ममता दीदी जो हैं वो हठी और जिद्दी ही नहीं, अपने दृढ़ निश्चय तक लड़ने वाली, अंतिम सांस तक लड़ने वाली वो एक प्रखर व्यक्तित्व की महिला हैं जिनके दामन पे आज तक दाग नहीं लगा है। अगर बात करते हैं केवल उनके जो भतीजे हैं अभिषेक चटर्जी, अभिषेक बनर्जी, उनकी बात कर रहे हैं, तो छोड़ करके कहीं कोई उन्हें घेरने के लिए पॉलिटिकल ढंग से या कोई व्यक्तिगत आरोप पर तैयार नहीं कर पाएगा कि उनके ऊपर कोई आरोप तय किया जा सके। अब ये जो वेस्ट बंगाल में राजनीतिक उत्पात मचा चारों तरफ से, जिस तरफ से पूरे मीडिया का कंसंट्रेशन वेस्ट बंगाल पर हो गया और ख़ास करके ये मर्डर, दंगा फसाद, तोड़ फोड़, आगजनी, बम्बार्डिंग, इसको लेकर चुनाव आयोग की भी निगाहें उस पर गईं और चुनाव आयोग इन सभी चीज़ों पर को लेकर काफ़ी सख्त हुआ। आप लोगों को मालूम होगा कि चुनाव आयोग ने कि जो मुख्य अधिकारी हैं सुनील अरोड़ा जी, पिछले दिनों चुनाव आयोग ने घोषणा की 5 राज्यों के, जिसमें बंगाल प्रमुख माना जाता था और बंगाल को लेकर ही तमाम लोग कयास लगा रहे थे। और उसमें 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में मतदान की बात कही सुनील अरोड़ा ने। 8 चरण में मतदान। आप ब्रेक पर ध्यान दीजिए कि 8 चरण में मतदान कराया जा रहा है वेस्ट बंगाल और 2 मई को इसका रिजल्ट आए। और मतदान की अवधि भी 1 घंटे बढ़ा दी गई है कोविड के दृष्टिकोण से। और जो भी मतदान कर्मी होंगे, पदाधिकारी होंगे, उनका भी प्रॉपर कोरोना टेस्ट होगा, उनको प्रिकॉशन लिया जाएगा। और कोरोना के दृष्टिकोण से ये बहुत ही लाजमी था। चुनाव आयोग की सराहना भी की गई कि चुनाव आयोग ने ये कदम जो उठाए हैं बहुत सही कदम उठाए हैं। और 2016 से अभी जो चुनाव हो रहे हैं 2021 में, बूथों की संख्या भी बढ़ा दी गई। 2016 में 77,413 बूथ थे और अभी वर्तमान में 1,01,913 बूथ। तो आप ये समझ लीजिए कि बूथों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब चुनाव आयोग की घोषणा के बाद जो राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुआ है, ये पूरे मीडिया को कंसंट्रेट कर रहा है, पूरे देश की निगाहें उसके पीछे टिपी हुई हैं। लेकिन उसके पीछे क्या मौलिक कारण है, जरा समझने की ज़रूरत है। आयोग ने पहले ही 125 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को वेस्ट बंगाल भेजने के आदेश दिए। अब आप समझिए कि उससे अचानक ममता बनर्जी बौखला हो गई और इसके बाद अर्धसैनिक बलों को भेजने के बाद केवल कलकत्ता में 200 कंपनियां डिप्लॉय की जाएंगी और रेस्ट ऑफ देम लगभग 1000 कंपनी
बंगाल में चुनाव कराएगी, जो 3 चरण में वेस्ट बंगाल जाएगी। और ऐसी स्थिति में इतने सैनिक तो मुझे नहीं लगता है कि जब पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने कवायद की थी, उस समय भी मुक्ति वाहिनी सेना की इतनी कंपनियां गई होंगी, लेकिन इस समय वर्तमान इस 2021 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों का जाना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वहाँ पे कोई गलत मंशा से कुछ कार्य करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह बयान दिया कि कोई भी टीएमसी का सामाजिक तत्व सड़क पर नहीं दिखाई पड़ेगा। हालांकि मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री से कि असामाजिक तत्व टीएमसी का हो या किसी भी दल का हो या किसी दल से ना भी जुड़ा हो, तो वो लोकतंत्र के लिए और चुनाव के लिए काफ़ी घातक होता है और किसी भी असामाजिक तत्व को वो न बख्शने की बात कहे। अब आयोग पहली बार बंगाल में एक सख्त निर्देश भी जारी किया है कि बंगाल के सभी जिले के एसपी डीएम को उन्होंने आदेश दिया है कि जो भी वहाँ पर एसपी और डीएम है, रात में 8 बजे तक अपने जो प्रतिदिन है वो अर्धसैनिक बलों का डोमिनेशन जो है वो अपलोड कर दिया करें। और ये 1000 जो कंपनियां वेस्ट बंगाल जाएंगी, इन सभी कंपनियों का खर्च भरण पोषण ये राज्य सरकार के जिम्मे होगा। ये थोड़ी सी अभी कोरोना काल से राज्य सरकारें अभी उबर नहीं पाई हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, और इस पर एक बड़ा बोझ मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल पर जरूर पड़ेगा। और जहाँ तक यदि अगर हम बात करें कि चुनाव की, तो चुनाव में हम देखेंगे कि अब चुनाव आयोग की घोषणा के बाद जो भी बयानबाजी हो रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी में नए लीडर्स आए हैं, लगातार जो टूटकर लीडर्स आ रहे हैं। टीएमसी से मुकुल राय ने पिछले दिनों बयान में कहा कि 300 से ज़्यादा राजनीतिक हत्याएं वेस्ट बंगाल में हुई हैं केवल भाजपा कार्यकर्ताओं के, उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता अभी नगण्य हैं। ऐसी परिस्थिति में टीएमसी की लोगों की इसमें गिनती नहीं हुई। हालांकि टीएमसी के ही मंत्री जाकिर हुसैन अंसारी जो हैं कैबिनेट मंत्री, उन पर दिन दहाड़े बॉम्ब से हमला हुआ रेलवे स्टेशन पे, हालांकि वो बाल बच गए। और इस पर कांग्रेस और बीजेपी लगातार आरोप लगाते रहा कि वो टीएमसी के लोगों की कारगुजारी है। और दूसरी तरफ टीएमसी के दर्जनों विधायक मंत्री जो नगर परिषद के लोग हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष हों या जिला परिषद के लोग हों या पंचायत स्तरीय लोग हों, लगातार वर्तमान में भी आज भी विधायक और सांसद टूट करके बीजेपी में आ रहे हैं। ये एक बेचैनी और बौखलाहट पैदा करती है ममता दीदी के पार्टी के अंदर, और उनसे ये चीज़ें थम नहीं रही हैं। तो ये वहाँ के लिए एक सरदर्द बना हुआ है उन लोगों के लिए, खास करके जो वहाँ पे टीएमसी के रहनुमा हैं और उम्मीद करते हैं कि टीएमसी की पुनर्वापसी होगी। हालांकि 2016 में 10.19% वोट ला कर के बीजेपी मात्र 3 सीटें लाई थी, और यूं कह लें कि 44.91% वोट ला कर के ममता ने टीएमसी जो है 211 सीटें लाई थी पिछली चुनाव में। लेकिन बीजेपी 19 के लोकसभा चुनाव में ये 42.2% वोट लाई, यानी कि 4 गुना छलांग लगाई बीजेपी ने, और ममता ने उसमें 12 सीटों का नुकसान ममता बनर्जी को हुआ टीएमसी का, और 18 सीटों का फ़ायदा बीजेपी को। बीजेपी 18 सीट पर लाई। उस समय सिर्फ नेता मोदी थे, लोगों ने मोदी के नाम पर वोट दिया था, और मोदी को ये एक बहुत अच्छा तुरुप का पत्ता जब मिला कि उसके भाजपा के जो बुद्धिजीवी मंच हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो उसके थिंक टैंक हैं, उन्होंने इसको क्षेत्रवार यानी कि विधानसभा के क्षेत्र के दृष्टिकोण से इस वोट प्रतिशत को देखना शुरू किया, और इस वोट प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखते हुए भाजपा ने देखा कि 121 विधानसभा क्षेत्रों में उसने बढ़त हासिल की है, जबकि टीएमसी ने 164 मात्र विधानसभा में बढ़त हासिल की है, जबकि 211 सीटें ऑलरेडी जीत चुकी। तो इधर 36 और उधर 11, यानी कि आप समझिए 48 विधानसभा सीटों में नुकसान हुआ है ममता की पार्टी को। अब ऐसे में बीजेपी का मनोबल काफ़ी ऊंचा हो गया, और बीजेपी और ममता ये दोनों ही चाह रहे थे कि किसी अब एक ऐसे मुद्दे को पकड़ा जाए जिससे एक मॉब बने। तो माँ माटी मानुस का जो मुद्दा है इनका, ममता का, उस तरह से यहाँ पर जो लालू प्रसाद जो बिहार में मुद्दे दे करके जीता करते थे, उस तरह से ममता भी इन तरह चीज़ों को करना शुरू की। अब ये ममता ने चीज़ों को पकड़ा, एनआरसी, सीएए, एनआरपी, तो इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने भी पकड़ लिया। अब आप देख लीजिए कि दोनों ने जब इसे जकड़ के पकड़ा तो बोन गांव में ममता बोली कि एनआरसीए
और सीए और एनपीआर नहीं चलबो, यही खाने नहीं चलबो, हमें कबूल करबो ना, लोगों ने नारा भी लगाया उनके साथ। दूसरी तरफ जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्राइम, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रेट जो है अभी पूरे देश में सबसे ज़्यादा हो गया। ऐसी परिस्थिति में अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप की जो झड़ी लगी है वो झड़ी मतलब बेतरतीब ढंग से आगे बढ़ती जा रही है और चीज़ें लोगों के समझ से परे होते जा रही हैं। अब इसमें समझना होगा कि वोटों की राजनीति और उसका ध्रुवीकरण किस तरह से हो रहा है। वोटों के जहां तक ध्रुवीकरण की बात है तो एनआरसीए सीए पर देश दो धड़े में पहले से ही बटा है। इसका लाभ उठाने के लिए दोनों तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। अब इसमें जो अगर 28% जो अल्पसंख्यक वोट है जो सीए एनआरसीए का विरोध करेगा उसे मिलेगा, और ममता के पक्ष में ये सारी चीज़ें जाती दिखाई पड़ रही हैं, टीएमसी के पक्ष में। अब ऐसी परिस्थिति में अगर एक ट्रम्प कार्ड बीजेपी की तरफ से खेला गया या सही ढंग से खुद को प्रस्तुत कर दिए ओवैसी, तो ममता का खेल खराब हो सकता है या 28% वोट पे डाका पड़ सकता है। और दूसरी तरफ एनआरसीए सीए के जो विरोधी दल हैं, यानी विरोध में रहने वाले लोग हैं, वो बहुसंख्यक हैं। अगर उनका समर्थन बीजेपी को मिल जाता है तो बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी मिल सकती है वेस्ट बंगाल में। उनका 70% वोट है। अब इन्हीं खेलों के बीच में अगर हम समझना चाहेंगे कि लोगों की निगाहें अभी नहीं जा रही हैं, सामान्य की मीडिया की भी तो निगाहें जा ही रही होंगी। एक मटुआ समुदाय है जो बंगाल की कुल जनसंख्या का 23% है। अब मटुआ समुदाय को समझिए कि वो SC/ST में आता है, और मटुआ समुदाय के लोगों के जो कुल देवी पाणी ग्रही हैं वो 2010 में ममता बनर्जी को उसके मुख्य संरक्षक बनाई थी। 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। 2010 में ममता बनर्जी को मुख्य संरक्षक बनाया और ममता ने काम भी अच्छा किया था। अब चीज़ों को समझना है कि ममता ने 2010 से अच्छा काम किया और एनआरसीए और सीए पर ममता एनआरसीए सीए का विरोध कर रहे हैं, उसको लागू नहीं होने दें। यदि वो एनआरसीए सीए लागू नहीं होता तो मटुआ समुदाय आज भी यहाँ पर यूँ समझ लीजिए भगोड़ा और शरणार्थी के रूप में ही रहेगा। बीजेपी ने ही ट्रम्प कार्ड खेल दिया। वो बोला कि एनआरसीए और सीए के तहत मैं मटुआ समुदाय को भारत की नागरिकता दिलवाऊंगा। अब ऐसी परिस्थिति में मटुआ समुदाय पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, और मटुआ समाज SC/ST है, लोग उसे छूत-पात भी करते हैं। देश के बड़े बड़े दिग्गज जिनसे भेंट करने के लिए, मिलने के लिए आपको महीनों लग सकते हैं, वो मटुआ समुदाय के झुग्गी झोपड़ी में बैठ के पत्तल पे खाना खाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। और यह जो राजनीति है देश की, यह लोकतंत्र में यहाँ पर सदैव जीवित रहती है, मगर यह घातक राजनीति है, क्योंकि उसके बाद मटुआ समुदाय को कौन पूछेगा नहीं पूछेगा, ये भविष्य के गर्त में छुपा है। अब मैं आपसे विदा लेता हूं इस साथ के साथ कि आप लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें ज़रूर, और हमारे ऊपर जो भी आपको लगता है आपके बुद्धि विवेक के अनुसार जो भी सुझाव हो वो भी ज़रूर लिखें। दिल्ली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिस से मैं भुजंग भूषण आप सबों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।